I have nothing new to teach the world. Truth and non-violence are as old as the hills. Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today I am going to review the book, the autobiography of the father of a nation, of the father of our nation, of the father of our mother India. Yes friends, I am talking about महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की बुक को रिव्यू करूंगा मैं आज। उनकी बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी, रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी एंड ट्रांसलेटेड बाय महादेव देसाई। तो दोस्तों, आज इन्हीं की बुक को हम रिव्यू करेंगे, महात्मा गांधी जी की जीवनी को, जो एक्चुअल में उनकी जीवनी नहीं है, लेकिन उनके सत्य के साथ जो उन्होंने प्रशिक्षण किए थे, सत्य के साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके ऊपर ये किताब उन्होंने लिखी है। लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ से रिलेटेड है ये, तो इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। ये बुक जो मेरे पास एडिशन है, इस एडिशन को फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग ने पब्लिश किया है। इसका बेसिक प्राइस 175 रुपीज है, लेकिन अमेजोन पे आपको ये 100 तक मिल जाएगी। अगर आप ऑफर में लेंगे तो आपको 100 या फिर 99 रुपीज तक ये आराम से बुक मिल जाएगी। पेजेस की बात करूं तो 447 पेजेस है टोटल इस बुक के। कवर इसका ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, और प्रिंटिंग भी मैं ठीक ठाक ही कहूंगा, ज्यादा बढ़िया उसको भी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, प्राइस से कंपेयर करूं तो ये बुक सही रहेगी आपके लिए। अगर आप एक बार वन टाइम रीडिंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी रहेगी ये बुक। और इस बुक का जो पब्लिशर्स है, फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग चीप बुक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चीप बुक चेक कर रहे हैं, चीप बुक पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिंगरप्रिंट पब्लिशिंग बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो चलिए इस बुक के बारे में, इस बुक को रिव्यू करेंगे आज हम, और वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बुक रिव्यूज चैनल्स के रिगार्डिंग, एजुकेशन रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल पर वीडियोस लगातार मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बुक्स के कुछ बेसिक पार्ट्स जान लेते हैं। बुक की अगर मैं बात करूं तो कमाल की बुक है ये। मेरे ख्याल से हर इंडियन को ये बुक पढ़नी चाहिए, वेदर आप स्मॉल एज में हैं, यंगर एज में हैं या ओल्ड एज में हैं। आपको अपने फादर ऑफ नेशन के बारे में पता होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप उनके बारे में देखते हैं कि हमने बचपन से सिखाया गया कि वो महात्मा थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड थे, हमारे भारत की आजादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसीलिए उनकी फोटो भी हमारे नोटों पर, हर नोट पे उनकी फोटो दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? क्या ये सही है? क्या उनको महात्मा मानना, क्या उनको गॉड के समान मानना क्या सही है? इस बुक को आपको पढ़ के ये जरूर पता चलेगा, क्योंकि इस बुक में उन्होंने बताया है कि वो किस तरीके से कोई महात्मा नहीं है, वो एक ऐसे आम इंसान है जो कि सच को मानते थे, सच को पूरी तरह से फॉलो करते थे, और वायलेंस को बिल्कुल भी वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, बिल्कुल भी वायलेंस से खिलाफ थे वो, नॉन वायलेंस को मानते थे वो। और इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, और जिस तरीके से लोगों ने उनके बारे में उनको महान जाना। तो उनके बारे में बेसिक फैक्ट्स जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें खुद जानना बहुत जरूरी है कि वाकई में वो महात्मा थे। आपको ये बुक पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वाकई में वो महात्मा थे या नहीं थे। कुछ चीजों के बारे में जानना है उसको पता चलेगा, जो अगर आप इस बुक को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात बुक के कंटेंट की करूं तो बुक को बांटा गया है 5 भागों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस बुक को। फर्स्ट पार्ट डील करता है उनके चाइल्डहुड से, कैसे बचपन में उनके माँ बाप के बारे में बताता है कि उनके बाप बहुत ही ऑनेस्ट थे और उनकी माँ बहुत ही व्रत रखती थी, बहुत ही रिलीजियस लेडी थी उनकी माँ। तो इस तरीके से उन्होंने 2 अपने जिंदगी की अहम सीख थी, वो अपने माता पिता से ली थी। ऑनेस्टी उन्हें अपने फादर से मिली थी, और व्रत रखना, रिलीजियस जो फेटर्निटी थी उनकी, वो उन्हें अपनी माँ से मिली थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखा था। बचपन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट मीट के साथ किया था। उनका एक दोस्त था जो उन्हें मीट खाने में मजबूर करता था, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीट खाएंगे, क्योंकि वो दुबले पतले थे। तो उन्हें बताया जाता था कि अगर आप मीट खाओगे तो आप तगड़े हो जाओगे। तो इस तरीके से वो मीट खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें मीट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कुछ समय के बाद वो छोड़ देते हैं कि वो मीट नहीं खाएंगे। बहुत ही बचपन में उनकी 13-14 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, और इस कारण उनकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी कैरनल डिजायर थी जो, उस पर वो काबू नहीं कर पाते हैं, और अक्सर अपनी वाइफ को वो तंग करते रहते हैं। अपना वो हस्बैंड का जो रुतबा है वो उसमें थोपते हैं, उनको किसी दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देते हैं। और जब उनका मन कर सकता है अपनी कार्नल डिजायर्स को, वो कॉर्निवल डिजायर्स को वो फुलफिल करते रहते हैं, चाहे उनकी वाइफ की मर्जी हो या नहीं हो। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वो भी एक आम इंसान की तरह ही थे। उसके बाद अगर उनकी लाइफ के बारे में बात करूं तो बचपन के बाद उन्हें
जल्दी थोड़े समय बाद जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर पूरा बोझ आ जाता है पूरी फैमिली का। हालांकि उनके एक बड़े भाई भी थे, लेकिन उन्हें भेजा जाता है लंदन में पढ़ाई करने के लिए। लॉ की पढ़ाई करने के लिए उन्हें लंदन में भेजा जाता है और इसलिए वो लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले जाते हैं। वहां पे जाके वो इंग्लिश मैन बनने के चक्कर में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फाइनली कुछ समय के बाद वो स्टडी करके वापस आ जाते हैं इंडिया में। और वहां पे वो बॉम्बे में कुछ समय बिताते हैं, कुछ समय वो आके अपने भाई के साथ बिताएंगे। लेकिन वो ऑनेस्ट थे, और वकील का आपको पता है ऑनेस्ट रहना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए उन्हें अपने करियर के साथ कई बार समझौता करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा पक्की रखी थी कि वो कभी भी कोई गलत किसी झूठे इंसान का केस कभी नहीं लड़ेंगे। एक बार ऐसी इंस्टेंसेस होती है कि एक आदमी उसके पास केस लेके आता है और उन्हें बोलता है कि वो इनोसेंट है, और वो जो है उनके साथ उन्हें उनका केस लड़े। लेकिन केस लड़ते दौरान जब वो छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनका क्लाइंट है वो दोषी है, इसीलिए वो जज से सीधा कह सकते हैं कि इनको सजा दे दी जाए क्योंकि ये दोषी हैं। तो इस तरीके से जब सच की बात आती थी तो वो अपने क्लाइंट को भी नहीं छोड़ते थे। अगर उनका क्लाइंट दोषी है तो वो अपने क्लाइंट को भी सजा दिलवा देते थे। कुछ समय इंडिया में रहने के बाद उन्हें मौका मिलता है बाहर जाने का, साउथ अफ्रीका में जाके प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इंडिया में उनकी प्रैक्टिस को ज्यादा महत्ता नहीं मिल रही थी। वो बहुत ही शाई काइंड ऑफ इंसान थे, तो शाई काइंड ऑफ इंसान का लॉ करियर में रहना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो साउथ अफ्रीका में जाते हैं। वहां पे जाके उसके कुछ अच्छे इंसान मिलते हैं वहां पे, जो अपने उन्हें कुछ उन्हें थोड़ा बायस भी झेलना पड़ता है, जो हिंदुओं के खिलाफ किया जाता था, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था रेस की वजह से। उन्हें फर्स्ट क्लास में टिकट नहीं दी जाती थी, सेकंड क्लास में टिकट नहीं दी जाती थी, और थर्ड क्लास में ही उन्हें सफर करना पड़ता था। हालांकि गांधी जी लड़के अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट तो ले जाते हैं, लेकिन वहां का गार्ड उनके साथ बदतमीजी करता है, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देता है, और जो अंग्रेज उनके साथ बैठा हुआ था वो भी उनके साथ सफर करना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से उन्हें बहुत ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है साउथ अफ्रीका में, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि हम तो भारत में दलितों के साथ कहाँ तक सही कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है। और वो डिसाइड करते हैं कि वो दलितों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वो साउथ अफ्रीका के लिए पहले जो साउथ अफ्रीका के जो सामी थे, सामी लोग कहा जाता था इंडियंस को, तो सामियों के खिलाफ वो अक्सर काम करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें अच्छा अधिकार मिले साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कुछ समय लड़ने के बाद वो वापस इंडिया में आ जाएंगे, और इंडिया में कुछ समय स्पेंड करेंगे कांग्रेस के साथ, फिर वापस जाएंगे वो साउथ अफ्रीका में। तो आना जाना कुछ समय तक उनका साउथ अफ्रीका से इंडिया में चला रहता है। इसी बीच उनके 4 बेटे भी हो जाते हैं। उनके जो 3 बेटे थे उन्हें तो वो खुद ही अपनी फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो एक बड़ा बेटा था वो उनके खिलाफ हो जाता है, और वो वापस आके इंडिया में अपनी फॉर्मल एजुकेशन देता है, जैसे स्कूलिंग एजुकेशन देता है वो अपने अंकल के साथ। तो इस तरीके से जो 3 बच्चे थे उन्होंने अपनी ही एजुकेशन दी थी। हालांकि वो उन्हें इस बात का दुख था कि वो अपने बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन नहीं दे पाए, और जिसका उन्हें दुख सारी उम्र रहेगा। इसके अलावा उन्होंने फास्ट रखना शुरू किया था, काफी फास्ट रखते थे वो। अक्सर भूख हड़तालों पे भी गए थे वो साउथ अफ्रीका में, इंडिया में अपने हक बनवाने के लिए उन्होंने अक्सर भूख हड़ताल का सहारा लिया था। और वो कभी तक भूखे रह सकते थे, भूखे रहने की उनकी बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी थी, और वो बिना पानी के, बिना खाए पिए काफी दिनों तक भूखे रह सकते थे। इस तरीके से उन्होंने भारतीयों के लिए, साउथ अफ्रीका के भारतीयों के लिए और इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। और नॉन वायलेंस उनका एक रूल था कि वो वायलेंस को नहीं अपनाएंगे, नॉन वायलेंस से ही अपनी आजादी को लड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने भारतीय आजादी के लिए बहुत कुछ किया था। हालांकि उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने वाइफ के ऊपर अत्याचार बहुत किए थे, बहुत ज्यादा। उन्हें वो डोमिनेंट काइंड ऑफ हस्बैंड थे, और अपनी वाइफ के ऊपर पूरी रोक टोक रखते थे वो, और जो उन्हें करना होता था वो अपनी वाइफ को मना लेते थे। अगर बात उनकी खाने पीने की करें तो पहले तो वो खाना बहुत लजीज टाइप खाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने जब कुछ किताबें पढ़ी इंग्लैंड में जाकर वेजिटेरियनिज्म पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेजिटेरियनिज्म जो है उससे पूरी तरह फॉलो करना पड़ता है। उसमें अंडे भी इंक्लूडेड नहीं है, मिल्क भी इंक्लूडेड नहीं है। तो उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था, अंडे खाने बंद कर दिए थे। अंडे तो खैर वो पहले ही खाना अवॉइड करते थे, लेकिन उन्होंने अंडे खाने बंद कर दिए थे, दूध पीना बंद कर दिया था। इस तरीके से मिल्क से बने सारे प्रोडक्ट उनसे बंद कर दिए थे, और सल्ट भी, उन्होंने नमक भी 10 साल तक नहीं खाया था। इस तरीके से उन्होंने नो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की थी इन चीजों के लिए। और बाद में वो धीरे धीरे बाल ब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, और अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और वो बताते हैं कि उन्होंने काफी समय तक ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो टूट जाता था। फाइनली उन्होंने एक सौगंध खाई थी। ये भी उनकी लाइफ का एक बड़ा निर्णय था
कि जब भी कोई लाइफ में बड़ा काम करना होता था, उन्हें कोई चीज आदत छोड़नी होती थी या कोई आदत रखवानी होती थी, वो अक्सर सौगंध खाते थे और वो कहते थे कि जब हम कभी सौगंध खा लेते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेटर रहता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम सौगंध पूरे दिल से नहीं खाते हैं, तो इसीलिए वो सौगंध अक्सर टूट जाती है। तो उनका मानना था कि जब भी आपको सौगंध खानी है, जब भी आपको वो लेनी है किसी चीज के लिए, तो उसे पूरे दिल से लीजिए ताकि आप उसको पूरी तरह से फॉलो कर पाए। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रह्मचर्य का वो लिया और अपनी वाइफ से भी इसके बारे में डिस्कस किया और फाइनली उन्होंने ब्रह्मचर्य को फॉलो किया था। उन्होंने ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हुए पाया कि ब्रह्मचर्य को आप केवल कार्नल डिजायर्स के ऊपर ही नहीं, बॉडीली डिजायर्स के ऊपर भी नहीं है, जब तक आपका मन साफ नहीं है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और आपको सिर्फ उसी चीज से नहीं है, मन या शरीर को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप तेजदार मसाले वाली चीजें खाते हैं तो आपके अंदर उसी के कारण आपकी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन पैदा करते हैं जिस तरीके से आपकी कार्नल डिजायर्स होती हैं। तो इस तरीके से उनका मानना था कि खाने के ऊपर भी आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने भारतीयों के लिए तो बहुत कुछ किया था, लेकिन जो कांग्रेस में कांग्रेस के साथ उन्होंने कांग्रेस को पहले साउथ अफ्रीका में पूरा निपुण किया और उसके बाद भारत में आकर कांग्रेस के लिए काफी काम किए। बहुत सारे नेताओं का उन्होंने उल्लेखीय वर्णन किया है इस बुक में और बहुत सारे ऐसे इंसानों की उन्होंने बात की है जिनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा था। अपने भाड़े भाई से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, अपनी वाइफ से बहुत कुछ सीखा था, उन्होंने अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा था और पूरी तरीके से पूरे एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने अपनी इस बुक में दर्ज किया हुआ है। और अगर बात करूं इस बुक की एंडिंग की, तो बुक की एंडिंग बिल्कुल अब्रप्ट सी होती है। उनका नागपुर में कोई कांग्रेस सेशन था उनका, और उसी को वही उनका लास्ट चैप्टर रहता है इस बुक का। उसके बाद वो फेयरवेल स्पीच दे देते हैं अपनी बुक में। और इस तरीके से उनकी बुक जो है 1921 तक उनकी लाइफ से डील करती है, जब उनकी सेहत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है, उन्हें जेल जाना पड़ता है 6 साल के लिए, लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है कुछ हेल्थ चीजों के कारण। और इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वहीं पे खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की बुक के बारे में। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ये बुक काफी अच्छी लगी थी। काफी कुछ सीखा मैंने इस बुक से कि किस तरीके से आप अपनी बॉडीली डिजायर पर काबू कर सकते हैं। आपको खाने के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य को फॉलो करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर सकते, आप शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही कि आप किस तरीके से अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रह सकते हैं। बीइंग ए लॉयर ऑनेस्ट रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने करियर में रहे थे। ऑनेस्टी से उन्होंने पूरी उम्र तक अपना करियर किया था। और किस तरीके से आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो इस बुक में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जनरल लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब बात करूं मैं इंटरेस्टिंग लेवल की, तो फर्स्ट 2 to 3 पार्ट्स जो हैं आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट 2 पार्ट्स तो मैं कहूंगा इस बुक के बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थर्ड पार्ट में इंटरेस्टिंग डिटेरियोरेट होने लगता है, कम होने लगता है। थर्ड पार्ट में उतना कम नहीं होता है, लेकिन 4th 5th पार्ट तक उस बुक को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मुझे बताएं मेरे लिए था 4th 5th पार्ट को कंप्लीट करना कितना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल डल चैप्टर हो गए थे लास्ट में, बिल्कुल मैं कहूंगा बोरिंग चैप्टर हैं। 4th और 5th चैप्टर के बीच बीच में कुछ इंसिडेंट बेटर हैं, लेकिन ज्यादातर चैप्टर बहुत ही बोरिंग है 4th और 5th पार्ट के। तो 4th और 5th पार्ट तक आपका इंटरेस्ट कायम रखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब आप बुक को पढ़ेंगे। उसके अलावा बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, कमाल की बुक है। मैं इस बुक को रेटिंग दूंगा 4.5 की। अच्छी बुक है, हमारे फादर ऑफ नेशन की बुक है। तो एक बात तो आपको जिंदगी में जरूर पढ़नी चाहिए, वेदर यू आर ए किड, वेदर यू आर ए यंग adolescent or an old man, you should read this book, and I feel that you should at least once in this life go through his life to know about him. और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं महात्मा गांधी जी को लेकर, तो मेरा नहीं मानना है कि वो कोई महात्मा थे। वो एक आम इंसान थे, साधारण इंसान थे, हमारी तरह ही थे। हमारी तरह ही कुछ कमजोरियां उनमें थी, कुछ ताकतें उनमें थी, लेकिन उन्होंने जो अपनी ताकतें थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और उन्हें एक अच्छे लेवल तक ले गए। और उन्होंने अपनी कमजोरियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण करने की कोशिश किया। इसीलिए हम उन्हें ग्रेट कहते हैं, इसीलिए ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। सो आज की बुक रिव्यू हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को बता दीजिए। और इसी तरह के और वीडियो के पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।